नमस्कार साथियों एंड प्यारे बच्चों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। तो साथियों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी सामाजिक विज्ञान के इतिहास वाले पार्ट से प्रश्न क्रमांक 1 से 29 तक। तो आज हम 30 से 58 तक के जो प्रश्न हैं उस पर हम बात करेंगे। तो साथियों, हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 30। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए साथी है, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा एनएमएमएस के बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर पाएँ। तो साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न क्रमांक 30 पर बात करते हैं कि विशिष्टाद्वैत मत की स्थापना किसने की थी। तो विशिष्टाद्वैत मत की स्थापना 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा सी, रामानुजाचार्य। उसके बाद आलवार उपासक थे। आलवार उपासक कौन थे? तो आलवार उपासक विष्णु के उपासक थे। आलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे। उसके बाद महमूद गजनवी, बहुत इतिहास का महत्वपूर्ण बिंदु, महमूद ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनवी जो था वो धन प्राप्ति के लिए भारत पर उसने कई बार आक्रमण किए। उसने अपना पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और वह अपने शासक गजनी को जो है महत्वपूर्ण बनाना चाहता था, बहुत ही शक्तिशाली बनाना चाहता था। इसका एक और प्रश्न बन जाता है कि महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तो वह गजनी का शासक था। उसके बाद 33वां जो हमारा प्रश्न है वह तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। अब साथियों, अगर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पर आ रहा है, इसका एक और प्रश्न बन जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप इसको भी नोट कर ले, एक प्रश्न बना लें 1191 ईस्वी में। उसके बाद अगर ये प्रश्न बनता है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो वो तराइन का युद्ध हुआ था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि राजतरंगिणी की रचना कब हुई थी? तो राजतरंगिणी की रचना जो है, कल्हड़ ने राजतरंगिणी की स्थापना 12वीं शताब्दी में की थी। अब इसके में एक और प्रश्न बन गया आपके लिए कि राजतरंगिणी की स्थापना किसने की? तो राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी, जो कि 12वीं शताब्दी में की थी। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वह पुरी यानी उड़ीसा के मंदिर किस शैली के हैं? उड़ीसा के जो मंदिर है वो किस शैली के हैं? तो इसका जो आंसर है वो आएगा बी, नागर शैली के। मतलब उड़ीसा की पुरी में जो मंदिर है वह नागर शैली से संबंधित है। उसके बाद 36वां प्रश्न है कि आबू पर्वत पर बने दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है। आबू पर्वत पर बने दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा जैन धर्म। तो इसका सही आंसर जैन धर्म सी है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 37वां प्रश्न, इल्तुतमिश को खलीफा का अभिषेक पत्र प्राप्त हुआ था। तो इल्तुतमिश को 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा का अभिषेक पत्र प्राप्त हुआ था। इनके द्वारा खलीफा ने दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र स्थिति को मान्यता प्रदान की थी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 18 फरवरी 1229। तो हम यहाँ पर इसके डी वाले ऑप्शन 18 फरवरी 1229 पर टिक कर लेते हैं। इसके बाद अक्ता प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो साथियों, इसको हम देखेंगे 38वें प्रश्न को। इल्तुतमिश ने सामंतवाद का विनाश कर अक्ता व्यवस्था आरंभ की। वेतन तथा व्यवस्था के रूप में सैनिकों को किसी भी भूभाग के राजस्व का हस्तांतरण, यह एक सैनिक अनुदान था। तो इसका जो सही आंसर है इल्तुतमिश का, तो इसका अक्ता प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर आएगा इल्तुतमिश। 39वां प्रश्न है, सैनिकों को अक्ता के बदले नगद वेतन पहली बार किस सुल्तान ने दिया था? तो साथियों, इसका जो सही आंसर है 39 का वह आएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। 40वां प्रश्न है, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार को जो है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। साथियों, कुतुब मीनार जो है शुरुआत किसने करवाई थी? यह कुतुब मीनार बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, लेकिन पूरी किसने करवाई? वो इल्तुतमिश ने करवाई थी। उसके बाद 41वां प्रश्न है कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? तो साथियों, इसमें हम बात करेंगे कि इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे, जो कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल
प्रचलित किया। उसने टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भी आरंभ की थी। तो इसका जो सही आंसर है वह आएगा इल्तुतमिश, यानी शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए? इल्तुतमिश ने। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में आया था? इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही आंसर है फिरोज शाह, सी वाला जो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर है, के समय भारत आया था। सुल्तान ने इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने अपनी पहली पुस्तक रेहल्ला में तत्कालीन विवरण भी दिया है। इसका ये प्रश्न भी बन सकता है कि इब्न बतूता की पहली पुस्तक कौन सी थी? तो लिख लें रेहला इसकी पहली पुस्तक थी। इसके बाद 43वां जो प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद लोदी। इसका सही आंसर बी आएगा, तो बी को हम लगा लें। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न 44, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था संबंधी नीति थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि विशाल सेना, वह अपनी सेना का विस्तार करना चाहता था इससे। तो हम यहाँ पर ऑप्शन लगा लेंगे जो है ए वाला ऑप्शन इसका सही है, तो हम ए पे टिक कर लेंगे। उसके बाद 45वां जो प्रश्न है, 45वां प्रश्न है कि मोहम्मद तुगलक द्वारा परिवर्तित राजधानी को नाम दिया गया था। मोहम्मद तुगलक ने अपनी जो राजधानी का नाम परिवर्तित किया था उसका क्या नाम दिया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी ले गए और उसका नाम दौलताबाद उसने किया। तो उसका सही आंसर है दौलताबाद। फिर विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप टिक कर ले, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपने पढ़ा भी होगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की, यानी दो भाई थे, एक हरिहर और बुक्का, उन दोनों भाइयों ने की थी। रायचूर दोआब स्थित था, तो इसका जो सही आंसर है 47 का, वो जो है विजयनगर और बहमनी के मध्य रायचूर दोआब को लेकर युद्ध होता रहता था। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों, यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदी यानी सी जो आंसर है वो सही है। इसके बाद संगीत यानी समा को बहुत महत्व दिया गया, किसने दिया था? तो 48 का जो सही आंसर है वह तुर्कियों ने संगीत को बहुत महत्व दिया। साथियों इसको 48 का जो है वह सही आंसर ए है, तो इसमें आएगा चिश्ती सिलवले। उसके बाद 49 प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा थी वह थी फारसी, तो हम फारसी को टिक करेंगे। उसके बाद 50वां जो क्वेश्चन है, तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो तुजुक-ए बाबरी जो है बाबर ने अपने जीवन में से संबंधित घटनाओं व भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का विवरण तुजुक-ए बाबरी नामक आत्मकथा में लिखी और यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वह ए आएगा, तुर्की। इसके बाद अगला प्रश्न साथियों 51वां प्रश्न है, टोडरमल विशेषज्ञ था। तो टोडरमल किस बात का विशेषज्ञ था? तो हम देखेंगे कि टोडरमल जो था वह भू राजस्व व्यवस्था का विशेषज्ञ था। यहाँ पर हम पहला जो आंसर है वो सही है, भू राजस्व। इसके बाद 52वां प्रश्न है, किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास का कि किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो इसका जो आंसर है वो आएगा बी, रानी कर्णवती ने। अगला प्रश्न, हुमायूं को फारस के किस शासक ने शरण दी? तो साथियों इसको हम देखते हैं, भारत के में विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हुमायूं फारस जाने का निर्णय लिया और शाह तहमास्प ने उसका स्वागत किया। तो इसमें जो सी वाला आंसर है शाह तहमास्प, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो आप समझते ही हैं कि कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अकबर का जो जन्म हुआ था वो 1543 में अमरकोट के राजा बीसल देव के महल में हुआ था। तो इसको हम यहाँ पर प्रश्न का आंसर बनता है अमरकोट, लेकिन इसमें बहुत सारे आंसर बनते थे कि कब हुआ था। तो हम लिख सकते हैं कि अकबर का जन्म 1543 में अमरकोट में किस राजा के यहाँ हुआ था? तो इसको भी लिख सकते हैं बीसल देव राजा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके बाद 55वां प्रश्न है कि आईन अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो साथियों 55वां जो प्रश्न है, अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी। यह 3 जिदों में बटी हुई थी, तीसरी जिद थी आईन अकबरी। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अबुल फजल।
अबुल फजल ने लिखी। अब इसमें कितने प्रश्न बने? अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी जो 3 भागों में बटी थी और उसका जो तीसरा भाग था, तीसरी जो जिल्द थी वो थी आइन अकबरी। इसके बाद 56वां प्रश्न है कि अकबर के समय में साम्राज्य कितने सूबों में बटा था? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 15 सूबों में बटा था। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1556 ईस्वी में 1556 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये युद्ध जो है वो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें हेमू विजय हुआ था, लेकिन हेमू की आंख में तीर लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा और नेतृत्वहीन अफगान सेना में भगदड़ मच गई और विजयी कौन हुआ? अकबर विजयी हुआ। इसके बाद 58वां जो प्रश्न है कि जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी की भाषा कौन सी है? तो इसका जो प्रश्न का आंसर है वो आएगा बी, फारसी। तो साथियों, हमने आज इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न क्रमांक 30 से लेकर 58 तक के सामाजिक विज्ञान के इतिहास पाठ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। आशा है ये प्रश्न आपको बहुत काम आने वाले हैं एनएमएमएस में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने साथियों तक शेयर अवश्य करें। और साथियों, जिन्हें अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए